शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम साइंस वाली न्यूज़ के साथ में। आज संडे है, इसलिए संडे के दिन मेनली हमारा जो फोकस रहता है वो साइंस की न्यूज़ के ऊपर ही रहता है। साइंस की पहली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो डायरिया रोग से रिलेटेड है। डायरिया, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग दस्त बोलते हैं। डायरिया को किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार उल्टी होना, दस्त करने, जिसे डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है हमारी बॉडी में, इसके रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। डायरिया मतलब डिहाइड्रेशन। इसका मतलब ये है, यदि नॉर्मल जो व्यक्ति जाता है टॉयलेट, ठीक है, दिन में उससे अधिक बार यदि आपको टॉयलेट लगना चालू हो जाए, इसका मतलब ये है आपके पेट में पानी की कमी जा रही। ठीक है, तो सामान्य से अधिक अधिक यदि दस्त लगता है तो इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं या फिर डिहाइड्रेशन। डायरिया से ही अगला जो स्टेप होता है वो निर्जलीकरण का रहता है, डिहाइड्रेशन का। डायरिया रोग के दौरान में तरल मल निकलेगा, उल्टी होगी, पसीना, मूत्र, श्वास के माध्यम से पानी तेजी से आपके शरीर से बाहर जाता है। इसी के चलते चलते जो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और कार्बोनेट, इन सब की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। निर्जलीकरण तब होता है जब इन नुकसानों की पूर्ति आप नहीं कर रहे हैं। नहीं करोगे इनकी पूर्ति, जैसे कि आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है। वहीं डेटा के हिसाब से यदि बात करें तो डायरिया रोग 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का प्रमुख दूसरा कारण माना जाता है। हर साल दस्त से 5 साल से कम उम्र के लगभग 5,25,000 बच्चों की डेथ होती है। वर्ल्ड लेवल पर यदि देखा जाए तो हर साल बचपन में दस्त रोग के लगभग 1.7 बिलियन मामले सामने आते हैं। वहीं इसको अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिए हैं स्टडी के हिसाब से। ठीक है, इसको पहला जो टाइप रहेगा वो है एक्यूट वाटरी डायरिया। इसका टाइम पीरियड कई घंटे या फिर कई दिन तक रह सकता है और इसमें हैजा रोग भी शामिल हो जाता है। एक होता है एक्यूट ब्लडी डायरिया, इसमें जिसको हम पैचिस बोलते हैं। एक होता है परसिस्टेंट डायरिया, 14 दिन तक रह सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा इसका टाइम पीरियड हो सकता है। क्या कारण से डायरिया रोग होता है, तो इसका जो संक्रमण होता है हैजा और टाइफाइड जैसे जीवाणु संक्रमण या फिर वायरल और परजीवी दोनों का कारण हो सकता है, जिनमें से अधिकांश मल दूषित पानी से फैलते हैं। तो ये जो मेन रीज़न है इसका, सीवेज वाला वाटर हो गया, ठीक है, गंदा पानी हो गया, इससे ये रोग फैलता है। कुपोषण भी इसका एक रीज़न हो सकता है। दस्त से मरने वाले बच्चे अक्सर अंतर्निहित कुपोषण से पीड़ित रहते हैं, जो उन्हें दस्त के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। अगला जो रीज़न हो सकता है वो दूषित भोजन और पानी का इस्तेमाल भी हो सकता है। मानव मल के साथ संदूषण, उदाहरण के लिए सीवेज, सेप्टिक टैंक और शौचालय, ये खास करके यही एक रीज़न हुआ करता है। पशु बल में सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो कि दस्त का कारण बन सकते हैं। रोकथाम की यदि हम बात करें तो आपको साफ पानी पीना है, साफ सफाई रखना है, साबुन से हाथ धोना है। जीवन के पहले 6 महीनों के लिए विशेष स्तनपान कराने की भी सलाह दी जाती है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 6 महीने तक उसको माता का दूध पीना है। इसके अलावा खान पान में भी साफ सफाई रखना है। संक्रमण फैलने के बारे में भी स्वास्थ्य शिक्षा लोगों में फैलाना जरूरी है। इसके साथ साथ में इसके लिए रोटा वायरस का वैक्सीन लगाया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। उपचार की यदि हम बात करें तो इसके लिए ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको बोला जाता है। ओआरएस साफ पानी, नमक और चीनी का मिक्सचर होता है। इसमें प्रति उपचार कुछ पैसे खर्च होते हैं। ओआरएस छोटी आंत में अवशोषित होता है और मल के रूप में निकले पानी और इलेक्ट्रोलाइट को स्थापित कर देता है कि जो चीज़ों का नुकसान हुआ वो चीज़ हमको इसके माध्यम से मिल जाती। इसके अलावा रोगियों को जिंक सप्लीमेंट दिया जाता है। जिंक सप्लीमेंट दस्त की अवधि को 25% तक कम कर देता है और मल की मात्रा में 30% की कमी से जुड़े होते हैं। अंतःशिरा तरल पदार्थ के मात यदि हम बात करें तो ये गंभीर निर्जलीकरण या फिर सदमे के मामले में ये उपचार किया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ भी खिलाए जाते हैं। ये भी एक हो सकता है रीजन जिसके चलते चलते आपको दस्त लग रहे हैं। इसके साथ साथ में
बच्चा जन्म लेता है तो उसके पहले 6 महीने तक महिलाओं को बोला जाता है कि आपको कंपलसरी स्तनपान कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। इसके अलावा जैसे ही आपको लगता है कि कंडीशन बिगड़ रही है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी पहले की गई हैं डायरिया रोग से बचाव के लिए, दस्त रोग से बचाव के लिए, जैसे कि IDCF राष्ट्रव्यापी डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा। दस्त में ORS और जिंक के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2014 से ही पूर्व मानसून के टाइम पीरियड में या फिर मानसून के पहले ही ICDF द्वारा इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निमोनिया और डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एकीकृत योजना भी सरकार लेकर के आई थी, जिसको शॉर्टकट में IAPPD कहा जाता है। IAPD का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ न्यूमोनिया एंड डायरिया। तो ये जो शुरुआत है ये भी 2014 में हुई थी। इसके अंतर्गत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो डेथें हो रही हैं उसकी रोकथाम संबंधित प्रयास किए जाने थे। इसके साथ साथ में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया गया, UIP जिसको बोलते हैं। ये 1985 में सरकार द्वारा चालू किया गया था। इसके अंतर्गत निमोनिया, डायरिया इसको सहित 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना इसका उद्देश्य रहा है। इसके बाद SANS चलाया गया, निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य है कि निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करना है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के मामले में सालाना लगभग 15% है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रोटा वायरस वैक्सीन। 2019 में भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोटा वायरस वैक्सीन की ड्राइव शुरू करी थी, जो रोटा वायरस वैक्सीन का एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाना था। तो डायरिया से रिलेटेड कुछ रिसर्च चल रही हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि डायरिया जो फैलाने वाला मेन कारक है, मेन जो रीज़न है, उसका पता लगाया गया है। 3 साल का सर्विलांस स्टडी चल रहा था, मार्च 2017 से लेकर के फरवरी 2020 तक। कलकत्ता में ये स्टडी चल रही थी। यहाँ पर पता लगाया गया है एक अमीबिया पैथोजन का, जिसने प्रीवियसली एक मिनट एकदम से आगे बढ़ गया। तो ये जो चीज़ यहाँ पर हमने प्राप्त किए हैं, ये जो रीजन हम पता लगाए हैं, जिसका नाम रखा गया है अमीबा पैथोजन, प्रीवियसली डिड नॉट काज एनी एमीबियासिस इन ह्यूमन हैज़ नाउ बिकम पैथोजेनिक। जो अभी तक प्रभाव नहीं डाल रहा था, आज का टाइम ऐसा हो गया है कि ये ह्यूमन की बॉडी में इफ़ेक्ट डालने लगा है। सरप्राइज वाली बात यह है, ए टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम द कोलकाता बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंट्रिक डिसीज ICMR NICED ने पता लगाया है कि दैट नॉट ओनली हैड द अमीबा पैथोजन, इसका वैज्ञानिक नाम भी बताया जाता है टर्न पैथोजेनिक। ये क्या है, पहले उतना ज़्यादा रोग कारक नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में पैथोजेनिक हो गया है। इट वॉज लीडिंग काज ऑफ अमीबिक इन्फेक्शन इन ह्यूमन। न केवल ये पैथोजेनिक हुआ है, इसके साथ साथ में अमीबिक इन्फेक्शन पहुंचाना चालू कर दिया है ह्यूमन बीइंग में। ज़्यादातर जो अमीबिक इन्फेक्शन हो रहे हैं वो इसी के चलते चलते हो रहे हैं। द रिसर्चर स्टडीज द स्टूल सैंपल ऑफ डायरिया पेशेंट इन कोलकाता। इसके लिए वैज्ञानिक लोगों ने क्या काम किया था, जो डायरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसके मल का सैंपल का इस्तेमाल किया गया था इसके लिए। पार्टिकुलरली कंसर्न इज फैक्ट दैट इन्फेक्शन काज्ड बाय ई हिस्ट्रोलिटिका। ठीक है, यहाँ पर जो कंसर्न वाली बात ये है, ये जो इन्फेक्शन है वो किसके कारण हो रहा है, हिस्टोलाइटिका के चलते चलते हो रहा है, विच यूज्ड टू बी द प्रीडोमिनेंट अमीबा पैथोजन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, अमीबा पैथोजन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जिसके चलते चलते अमीबियासिस होता है, विच डिक्रीजिंग एंड न्यूली पैथोजेनिक।
भले ही ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये नया पैथोजेनिक माना जाता है। मोस्कोविस्की वाज टेकिंग इट्स प्लेस, इसकी जगह कौन ले रहा है? ये नया पैथोजेनिक ले रहा है और वो हो जा रहा है डिक्रीज। तो डायरिया जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के कारण हो सकती है, वायरस के कारण हो सकती है, और एक और रीजन हो सकता है इसका अमीबा पैथोजन। स्टडी में ये पता लगाया गया है कि जो डॉक्टर संदीपन गांगुली हैं और उनकी जो टीम है, इन्होंने पता लगाया है कि लगभग 5% ऑफ पेशेंट का 5% हिस्सा जिनको डायरिया की बीमारी है, दैट वाज कास्ड बाय डिफरेंट एंटामोबा स्पीसीज एंड ओवर 3% ऑफ पेशेंट वर इन्फेक्टेड विद ई मोस्कोविकी। जब रोगियों का निरीक्षण किया गया तो दो प्रकार के फैलाव हमने देखे। एक तो जो रीजन रहा है वो किसका था? एंटोमेबा, 5% लोग एंटोमेबा से प्रभावित हैं। दूसरा जो रीजन बताया जा रहा है 3% लोगों का, वो है मोस्कोवास्की। While there were no statistically significant differences between infection in male and female, लेकिन हमें यहाँ पर अंतर नहीं पता चल पा रहा है मेल में कैसा है और फीमेल में कैसा है। और ज़्यादातर ये जो बीमारी हमको देखने को मिल रही है वो 5 से लेकर के 12 साल वाले बच्चों में देखने को मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाली न्यूज़ जो आई है ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने से रिलेटेड है। हम देखते हैं कि दुनिया भर में प्रदूषण के चलते चलते, पार्टिकुलरली CO2 के उत्सर्जन के चलते चलते हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जो मौसमी घटनाएं हैं वो और भी ज़्यादा विकृत रूप लेते जा रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है। तो सूखा है, बाढ़ है, इसके अलावा कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रही हैं। इसका एक रीज़न ये है मौसमों में बदलाव। यदि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को कूलिंग की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और पूरी दुनिया को यदि कूल करना है तो एक ही चीज़ बताई जाती है कि हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। लेकिन केवल पेड़ ज़्यादा अकेले लगा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम जो CO2 को एमिट कर रहे हैं उसको हमें कटौती करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये चीज़ संभव हो सकती है। स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं लार्जेस्ट रिलेटिव सर्ज इन कूलिंग नीड। यहाँ पर लोगों को ज़रूरत पड़ रही है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, हमें ठंडाई की ज़रूरत है। इफ़ द इंक्रीज इन द ग्लोबल मीन टेम्परेचर पास 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया ना तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा ठंडाई की ज़रूरत पड़ेगी, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे को। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया एंड राइजेस टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। एक मॉडलिंग स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया है नेचर सस्टेनेबिलिटी में। इस फाइंडिंग में ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो कंट्रीज़ हैं सब सहारन अफ्रीका में, इनको हमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंक्रीज इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत रहेगी इन्हीं को ही रहने वाली है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम में ये टारगेट रखा गया था कि जो पूरी पृथ्वी का तापमान है उसको हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से।
प्री इंडस्ट्रियल लेवल में यदि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था तो 1.5 डिग्री और उसमें वृद्धि नहीं होने देना, मतलब 3 डिग्री तक पहुंचने नहीं देना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिनों में आप देखते हैं आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। शुरू में आप पंखे से काम चला लेते थे, फिर कूलर यूज़ करते हैं, कूलर से भी काम नहीं चलता है तो आप एसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 2050 तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कूलिंग के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय कूलिंग कुड बी इक्विवेलेंट ऑफ कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ द यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड जापान इन 2016। आप ये देखते हैं कि यूएस में भी उतना ही चाहिए, यूरोपियन यूनियन में भी उतना ही चाहिए, जापान में भी उतना ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ जा रही है। 2016 में जितनी भी आप बिजली यूज़ कर रहे थे उतनी बिजली की ज़रूरत आपको आज के टाइम पीरियड में पता चल जाएगा। एक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक जनरल सर्कुलेशन मॉडल एंड हिस्टोरिकल क्लाइमेट डाटा है 2006 से लेकर के 2016 तक का। इसमें वैज्ञानिक लोगों ने ये अध्ययन किया है कि जो सालाना चेंजेस आने वाला है कूलिंग डिग्री डेज का, यदि ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिमिट इस ओवरशॉट, इसको यदि आप क्रॉस कर जाते हैं एंड वार्मिंग इंक्रीज टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, पृथ्वी का तापमान यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो ये जो कूलिंग के लिए जितने डेज इस्तेमाल आप कर रहे थे, जैसे कि एक साल में गर्मी पड़ रही है तो उस टाइम पीरियड में 30 दिन आप कूलिंग डेज निर्धारित कर दे रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ रिज़ल्ट ऐसे भी आए हैं जिनसे पता चलता है कि जो रीजन्स सराउंडिंग द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, पार्टिकुलरली सब सहारन देश आ जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बुर्किना फासो, माली है, साउथ सुडान, नाइजीरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कूलिंग की डिमांड रहने वाली है आने वाले टाइम पीरियड में। एक स्टडी है द रिज़ल्ट ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन CCDs, यहाँ पर पता चलता है कि जो कंट्रीज़ हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ में, स्विट्ज़रलैंड, UK, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, जो कि ट्रेडिशनल तौर पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं कूलर टेम्परेचर को, ये एक्सपीरियंस करेंगे लार्जेस्ट रिलेटिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेज दैट रिक्वायर कूलिंग। इनको लगेगा कि अभी 2 दिन हमें ठंडाई की ज़रूरत पड़ रही थी तो अब हमें 2 की जगह में 4 दिन की ज़रूरत पड़ जाएगी। कुछ ऐसे एरिया हैं। 8 ऑफ 10 आर यूरोपियन नेशन, इसमें से 10 में से 8 तो यूरोपियन नेशंस हैं जो कि प्रिपेयर नहीं है हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए, और रिक्वायरमेंट रहेगा लार्ज एडाप्शन टू हीट रेजिस्टेंस। जब आप इस चीज़ को झेल नहीं सकते, इसका मतलब ये है हमारी बॉडी को इसके हिसाब से हमें अनुकूल करना पड़ेगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो पोलियो की बीमारी से रिलेटेड है। स्टडी में ये पता चला है कि अभी भी आज के टाइम में जो हम ओरल वैक्सीन देते हैं बच्चों को, वो अब उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। अनएथिकल जिसको बोला जाता है, अनएथिक जिसको बोला जाता है। स्विचिंग फ्रॉम ट्राइवलेंट टू बाइवलेंट ओरल पोलियो वायरस, चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है ट्राइवेलेंट से लेकर के बाइवेलेंट ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन की तरफ। इंट्रोड्यूसिंग 1 डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन वाज सपोज टू एलिमिनेट ऑल टाइप 2 वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस केसेस, बट सच केसेस ओनली इंक्रीज्ड शार्पली। तो एक तो जो वैक्सीन है उसमें हम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, नया नया वेरिएंट आ जा रहा है। दूसरे नंबर की बात यह है इंट्रोड्यूसिंग 1 डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV भी नया आ गया है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस वैक्सीन से आप एलिमिनेट कर देते हैं 2 वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस केसेस को, लेकिन इस प्रकार के जो केसेस हैं ओनली इंक्रीज्ड शार्पली। 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिक्लेयर किया था WHO के कमिटमेंट को, ग्लोबल इरेडिक्शन हम करेंगे पोलियो को सन 2000 तक।
लेकिन 1993 में जो गोल पोस्ट जो है शिफ्ट हो गया था। हम 2000 तक ये चीज़ नहीं प्राप्त कर पाते। द गोल वाज टू इराडिकेट ओनली वाइल्ड पोलियो वायरस ग्लोबली बाई 2000। तो जो हम टारगेट रखे थे उसमें से जो वाइल्ड पोलियो वायरस है इसको हम सन 2000 तक ख़त्म कर पाए। इसका मतलब ये है इराडिकेटिंग वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस एंड वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलीमाइलिटिक्स वाज नो लॉन्गर द ऑब्जेक्टिव। आज के समय में हम देखते हैं जो विकासशील देश हैं अभी भी ओरल वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं पोलियो की बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए। वहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इससे थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं। ये 10 को पहले ही ये 10 को पहले से ही अलग टाइप की वैक्सीन का इस्तेमाल करने लगे हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसको बोला जाता है। चूँकि जो लास्ट केस था टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस का रिपोर्टेड किया गया था अक्टूबर 1999 में इंडिया में एंड डिक्लेयर्ड इराडिकेटेड ग्लोबली इन 2015, और 2015 में हम अपने आप को पोलियो से फ्री कर पाए हैं। मोर देन 90% ऑफ वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस आउटब्रेक आर ड्यू टू टाइप 2 वायरस। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो आउटब्रेक हो रहा है वो टाइप 2 टाइप का वायरस है इन ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। इसका मतलब ये हो गया है कि 40% ऑफ VAPP आर कास्ड बाई टाइप 2 ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके बाद हम सीधे चलते हैं और रिलेशन देख लेते हैं इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी UAE की दौरे पर गए हैं, तो यहाँ पर क्या क्या समझौते हुए हैं। इंडिया और UAE चाहते हैं कि हम जो है हमारी लोकल करेंसी में ही ट्रेड करें, जैसे इंडिया रुपया में और UAE उनकी दिहरम में ट्रेड करेगा। लोकल करेंसी में ट्रेड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ रहेगा कि डर किस चीज़ का बना रहता है लोकल करेंसी में ट्रेड नहीं करने का। UAE को हमेशा से डर लगा रहेगा कि कब इंडिया अपनी करेंसी को चेंज कर देगा। चेंज करने का मतलब ये है कब उसको वो वापस कर ले और कहे कि नहीं हम नए रुपया जारी करने वाले हैं। पहला रीज़न ये है डीमोनेटाइजेशन जिसको बोला जाता है। दूसरा रीज़न रहता है कि ग्लोबली हमारी जो मुद्रा है वो कंटिन्यू गिरते जा रही है। एक खतरा उनको ये रहता है। तो यही मेन रीज़न है जिसके चलते चलते कोई भी जो कंट्री है ना रुपया में ट्रेड नहीं करना चाहता है। इस एग्रीमेंट के माध्यम से कंट्री ए स्टेप क्लोज़र टू इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ऑफ रुपी इन गल्फ कंट्रीज़। इसके माध्यम से गल्फ कंट्रीज़ में हम रुपए का सर्कुलेशन कर सकते हैं। दोनों ही नेशंस एग्री हो गए हैं कि हम इंटरलिंक करेंगे हमारे पेमेंट को एंड मैसेजिंग सिस्टम को। तो दोनों देशों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बिटवीन RBI एंड सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में। द साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट वाज विटनेस्ड बाय UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोनों के बीच में बातचीत हुआ है, उनके ही समक्ष इस पर सिग्नेचर किया गया है। तो जो पहला एग्रीमेंट हुआ है RBI और UAE सेंट्रल बैंक के बीच में, इसके माध्यम से इस्टेब्लिश किया जाएगा एक फ्रेमवर्क कैसे करके हम प्रमोट कर सकते हैं यूज़ ऑफ लोकल करेंसी को, रुपया और दिहरम को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें UAE से यदि हमें पेट्रोल या डीजल मंगवाना है तो हमें डॉलर उसको देना पड़ेगा। हम डॉलर नहीं देते हैं तो वो हमें पेट्रोल या डीजल नहीं देगा। वहीं यदि हम रुपया दें उसको तो वो पेट्रोल डीजल हमको देने लग जाए। इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का कुछ यहाँ पर फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एक और MOU साइन किया गया है दो सेंट्रल बैंक के बीच में, जिसका उद्देश्य है इंटरलिंकिंग देयर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम। पेमेंट सिस्टम जो हो रहा है, मैसेजिंग सिस्टम जो हो रहा है, उसको इंटरलिंक करने का काम भी इसके माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो आयुष्मान भारत स्कीम से रिलेटेड है।
आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत सरकार कहती है कि आपके पास यदि आयुष्मान भारत कार्ड है, इस कार्ड को लेकर के आप हॉस्पिटल में जाइए और आप यदि बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, जैसे कि किडनी है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, इन बड़ी बड़ी बीमारियों का जो इलाज है हम फ्री में करवाएंगे आपका। मतलब आप इलाज करवाइए, उसका जो पैसा है सरकार देगी। 5 लाख रुपये तक का सालाना बीमा सरकार प्रोवाइड करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत हॉस्पिटल वाले बहुत फ्रॉड करने लग गए हैं। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है वो भी इसका मिसयूज़ कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के आई है। सिंस इट्स इंसेप्शन 5 years ago, पेनाल्टीज अमाउंटिंग टू 20 करोड़ रुपया हैव बीन लेविड ऑन इंडिविजुअल एंड हॉस्पिटल। जब से ये स्कीम आई है तब से देखा जाए तो 20 करोड़ रुपया की पेनाल्टी लोगों के ऊपर लगाई गई है, हॉस्पिटल के ऊपर लगाई गई है आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से। सरकार ने इसके लिए एंटी फ्रॉड ड्राइव चलाई थी। इसके अलावा द हिंदू डाटा विद द हेल्थ मिनिस्ट्री ये पता चला है कि 9.5 करोड़ रुपया जो है अभी तक रिकवर किया जा सका, मतलब 50% पैसा ही वापस हुआ है। इसमें और अतिरिक्त जानकारी देखें तो 5.3 लाख आयुष्मान कार्ड जो है डिसेबल्ड किए गए हैं, 210 हॉस्पिटल को डी एम्पैनल्ड किया गया है एंड 188 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको सस्पेंड किया गया है एज ए वार्निंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मशीन लर्निंग। ये जो इन्फॉर्मेशन इनको प्राप्त हुई है वो मशीन लर्निंग के माध्यम से ही संभव हो पाई है। इसके अलावा देखा जाए तो अप टू 0.18% ऑफ ऑथराइज्ड हॉस्पिटल एडमिशन, 100 लोगों में से 0.18 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं वो फ्रॉड है, मतलब वो लोग भर्ती ही नहीं हुई हैं लेकिन हॉस्पिटल आप बिल बना दे रहा है। इस प्रकार की घटनाएं हम देख रहे हैं, आयुष्मान में फ्रॉड होते रहते हैं। सरकार की तरफ से और भी कुछ प्रयास किए गए थे, जैसे कि नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट NAFU को क्रिएट किया गया था NHA में ओवरऑल मॉनिटरिंग किया जा सके। इसके साथ साथ में जो एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क है उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी व्यवस्था करी है। एडिशनल की बात करें, फीचर ऑफ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज इज एक्टिव एट ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल। सब प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा कहा गया है, कोई भी मरीज आ रहा है तो उसका आप अंगूठा लीजिए, आधार कार्ड लीजिए, तब जा कर के उसको भर्ती करिए। इन सब के बावजूद मिनिस्ट्री का क्लेमिंग है इट हैज़ एड्रेस्ड 99% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड ग्रीवांसेस। सरकार कह रही है कि 99% ऐसे केसेस हैं हम इनको सॉल्व कर चुके हैं, मतलब 3.93 लाख। गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से यदि हम बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत इस स्कीम को हमने इम्प्लीमेंट करे थे 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में विद 24 करोड़ हेल्थ कार्ड इशूड किए गए थे आज की डेट तक।